हेलो बच्चों, चलो यार लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देख लिया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है यार, उम्मीद है यार आप लोगों को समझ में आ गई। फिर भी यार मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक, सबसे पहले यार बॉइलिंग पॉइंट को मैंने डिफाइन किया था। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। मान लिया हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड पड़ा है और उस लिक्विड को हमें बॉयल कराना है। तो बॉयल कराने के लिए क्या करना होगा? इसको हीट देना पड़ेगा। तो वो टेम्परेचर जिससे कि इस लिक्विड का वेपर प्रेशर, जो बाहर से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा पी एक्सटर्नल, अब यदि ओपन एटमॉस्फेयर है, यदि कंटेनर ओपन है तो ऐसे में पी एक्सटर्नल का वैल्यू 1 atm हो जाएगा। तो जो भी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है वो पी एक्सटर्नल के बराबर करने के लिए जो हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, उस टेम्परेचर को ही बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द पी एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक, ये बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन था। इसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो जब मान लो यार हमारे पास कोई एक प्योर सॉल्वेंट है और उस प्योर सॉल्वेंट में जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाएगा, ध्यान से सुनो यार, जब भी किसी प्योर लिक्विड में, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाएगा तो ऐसे में उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ऑलरेडी यार मैं ये चीज बता चुका हूं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में। जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ये चीज भी मैंने आप लोगों को यार पहले ही बता दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है। यदि कहीं वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, यदि मान लेता हूं मैं प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट T0 था, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका? बढ़ चुका है ना। इसको मैं TB से डिनोट करता हूं। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB। अब ध्यान रखना यार, TB ग्रेटर देन T0 भी होगा। क्यों? यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, और जैसे सॉल्यूशन आ गया इसका मतलब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें यदि ऐड है तो ऐसे में इस वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम रहा होगा। यदि वेपर प्रेशर कम रहा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मतलब TB जो है वो ग्रेटर देन T0B। अब बात आती है TB कितना ज्यादा हो गया T0B से, तो इसी डिफरेंस को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। क्लियर है ना? तो यार यहाँ पे मैं TB माइनस T0B जो है इसी को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा TB से। तो एक तो यार ये रिलेशन हो गया डेल्टा TB, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है दिस इक्वल टू TB माइनस T0B। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंटली पाया गया, देखिए मैंने एक टर्म यूज किया एक्सपेरिमेंटली। ठीक, क्यों हुआ ऐसा मत पूछना यार। ठीक, बार बार एक्सपेरिमेंट कराया गया तो उससे ये ऑब्जर्व हुआ कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी की, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है KB, और KB का नाम क्या था? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट को फिर हमने डिफाइन भी किया था। इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज एडेड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? तो इस तरह से यार डेल्टा TB किस तरह से कैलकुलेट करना ये भी अपने को पता चल गया। ठीक, तो ये सब ऑलरेडी हम लोग यार देख चुके थे। तो अब कॉन्सेप्ट यार क्लियर एक बार फिर से मैंने यार आप लोगों को शॉर्ट में रिवाइज भी करा दिया। और यदि कोई बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ज़्यादा डिटेल में यदि जानना चाह रहे हो तो फिर यार लास्ट लेक्चर देख ले। फिर ग्राफ के से भी हमने समझाया था इसी चीज़ को, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे ऑब्जर्व होता है। ठीक, तो चलिए यार कॉन्सेप्ट समझने के बाद यार हमें क्या न्यूमेरिकल करना है। यार क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना, वीडियो को पॉज करना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक, तो चलो यार तुम लोग उधर स्टार्ट हो जाओ और इधर मैं स्टार्ट हो जाता हूं। चल देखिए सवाल पहले समझो, ठीक है ना। देखिए सवाल केवल फॉर्मूला पुट कर देने से, आंसर ले आने से नहीं होता यार। यदि तुम लोग एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हो, यदि तुम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने जा रहे हो, तो ऐसे में यदि आप क्वेश्चन पढ़े, फार्मूला पुट के सारा वैल्यू आंसर आ गया, हैप्पी ना। हैप्पी तब होना है जब आपका कॉन्सेप्ट अंदर से, मतलब आप अंदर से हैप्पी हो, तब वो असली हैप्पीनेस का मतलब है। पता चला यार फार्मूला पुट करके तो निकाल तो दिए, लेकिन कैसे क्या हुआ क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। देखिए मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराऊंगा, 3 से 4 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा एक टॉपिक पे, लेकिन वो 3 से 4 टॉपिक में कॉन्सेप्ट आपका इतना स्ट्रांग कर दूंगा, इतना तगड़ा कर दूंगा ना कि यार आपसे कोई भी सवाल बन जाएगा। इसीलिए यार क्वेश्चन के क्वांटिटी पे मत जाना, उसके क्वालिटी पे आप लोग जाना। ठीक है, तो यार और इस टॉपिक से ऐसे कोई भारी सवाल नहीं आता यार, सिंपल यार मोलैलिटी आपको निकालने आना चाहिए, बाकी फार्मूला याद रहेगा यार तो बन ही जाएगा। ठीक, और कॉन्सेप्ट में यार दिक्कत होगा ही नहीं, उम्मीद है तुम लोग यार मैं अपने तरफ से बेस्ट तरीके से समझा दिया।
ठीक, तो चलिए यार अब इस सवाल को हम लोग करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज दिस मच। देखिए यार यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट दिया 99.63। अब तुम लोग सोच रहे हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पे तो यार 99.63 दिया है। तो देखिए जो भी सवाल में दिया वही मान के चलना, और 100 डिग्री सेल्सियस होता है सही है, लेकिन वो कहाँ किस टेम्परेचर पे होता है, जब प्रेशर 1 atm होता है, और 1 atm का है तो 760 mmHg होता है, तब की बात होती है। यहाँ पे क्या प्रेशर 1 atm है क्या, नहीं, ये 750 कम है ना, तो इसलिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिख रहा ना, इसका मतलब ये सॉल्यूशन का नहीं है, प्योर वाटर का बॉइलिंग। प्योर को हम लोग T0 से दिखलाते हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखना है आप लोग को। प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको T0 से दिखलाएंगे, और ये 99.63 है। आगे, हाउ मेनी सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, सुक्रोज को कितना ऐड किया जाए वाटर में। सुक्रोज क्या है पता हो यार, तुम लोगों को पता है ना, क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। तो जब हम लोग सुक्रोज को ऐड करेंगे कितने वाटर में, 500 ग्राम वाटर में। तुम ही लोग सोचो यार, जब सुक्रोज ऐड करेंगे वाटर में 500 ग्राम में, जितना भी वाटर हो, तो सुक्रोज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जैसे ऐड के सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्लियर है। और जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर दे भी दिया गया है, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जा रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब T0 भी ये था, TB का मतलब यार क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। T0 भी का मतलब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस और ये 99.3 डिग्री। हमें बताना है यार कितना सुक्रोज उसमें ऐड किए होंगे जिससे कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। यही करना है ना। तो चलिए यार कुछ नहीं यार, अपने को चल फार्मूला पता है, डायरेक्ट लगाओ Kb इंटू मोलालिटी। देखिए यार ये सब चीज़ थोड़ा अच्छे से, ठीक। डेल्टा टी बी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब हमेशा दिस माइनस दिस करेंगे। क्लियर। तो डेल्टा टी बी का मतलब टीबी माइनस T0 भी, तो 100 माइनस 99.63 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 0.37 डिग्री सेल्सियस, ठीक। केबी का वैल्यू देख लिया 0.52 दिया हुआ है। ये देखो यूनिट क्या है, केल्विन केजी पर मोल। ये भी यार सवाल पूछ दिया जा सकता है कि केबी का यूनिट क्या होता है, तो याद रखिएगा केल्विन केजी पर मोल। कैसे, तो देखो यार टेम्परेचर का डिफरेंस क्या आएगा, केल्विन में आएगा। याद रखना टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, और जब उसका डिफरेंस निकालेंगे ना तो उसका भी यूनिट केल्विन में ही आएगा, ठीक। हाँ, और यार कुछ बच्चों का यार कंफ्यूजन ये भी होता है कि यार यहाँ पे सर आपने डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट आपने माइनस करके लिख दिया यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे पहले केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्या। तो एक चीज़ यार नोट कर लो तुम लोग कि जब भी डिफरेंस लिया जाए तो डिफरेंस किसी भी यूनिट में लो सेम वैल्यू आता है, वो केल्विन में या फिर हम किसी वैल्यू में। जब भी केल्विन और डिग्री सेल्सियस में यदि हम डिफरेंस की बात करेंगे तो वो सेम आएगा। जैसे यार इसको 373 लिखेंगे तो इसको कितना लिखेंगे, सॉरी हाँ इसको 373 लिखेंगे तो इसको 372.63 लिखेंगे, ये लिखेंगे ना। तो जस्ट माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी डिफरेंस जो है वो 0.37 का ही आएगा, ठीक। तो एक चीज़ यार नोट करके लिख लेना, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में डिफरेंस जो है ना वो सेम रहता है, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि इसको पहले केल्विन में, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करके माइनस करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक। हाँ, यहाँ पे ओनली टीबी होता है, डिफरेंस नहीं, केवल टीबी होता तो फिर हम केल्विन में लेते हैं, क्योंकि हर जगह आपको टेम्परेचर पूरे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कहीं भी किसी यूनिट में लेना होता है, केल्विन में लेना होता है, ठीक। चलिए तो यहाँ पे केबी का वैल्यू 0.52, हाँ यूनिट की बात बता रहे थे ना, केबी का यूनिट क्या होगा देख लिया, टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होता है, इसका यूनिट केल्विन ही होगा। और मोलैलिटी का क्या होता है, मोल पर केजी, तो मोल पर केजी, तो इसलिए केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा इसको, ठीक। ऑलरेडी यार मैंने केबी का यूनिट भी आप लोगों को समझाया था कैसे केबी का यूनिट निकालते हैं, क्लियर है। तो चलिए अब मोलैलिटी की बात आती है, मोलैलिटी कैसे निकालेंगे। तो मोलैलिटी क्या होता है यार, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, सॉरी वेट नहीं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केस, यही होता है ना। याद नहीं यार तुम लोगों को, नहीं याद है यार तो जाओ पहले यार, ऑलरेडी यार बेसिक लेक्चर में बहुत तुम लोगों को क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है ना। याद नहीं है तो फिर यहाँ तक आने का कोई मतलब ही नहीं है। चल यहाँ पे मोलैलिटी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, सुक्रोज है, मैं W लिख रहा हूँ, बाय मॉलिक्यूलर वेट। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, बताया था यार तुम लोगों को कि यार 3 नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का नाम याद रखना विथ इट्स मॉलिक्यूलर वेट, यूरिया, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 342, ठीक। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो गया वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। और नीचे क्या आता बता, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट क्या, वाटर का मास कितना दिया 500 ग्राम, लेकिन हमें यहाँ 500 लिखना है क्या, नहीं, कितना लिखना है 0.5 केजी। क्यों, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी पुट करते हैं, तो इस तरह से ये 0.5 हो जाएगा, क्लियर है चीज। तो इस तरह से यहाँ पे हमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है वो W, और W का यहाँ से आंसर आ जाएगा। आप लोग यार क्या करोगे, हाँ मेरा देख के आंसर नहीं लिखोगे,
आप लोग पहले कैलकुलेट करोगे फिर यहाँ पे आंसर लिखोगे, ठीक। मैं सर हूँ इसलिए यार मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ और ये आ जाएगा 122 का अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक। तुम लोग यार डायरेक्ट आंसर मत लिखना, तुम लोग पहले कैलकुलेट करके देखना फिर इतना आ रहा है कि नहीं। पहले बता दिया सब गंदा आदत नहीं लगाना है, कैलकुलेटर मोबाइल और छाप नहीं लेना कहीं से देखकर, ठीक। तो चलिए यार इसमें देख रहे हो ना सवाल में कुछ दम नहीं था। सवाल क्या था यार, एक वाटर था 750 mmHg पे 99.63 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट था, लेकिन उसमें हमने सुक्रोज ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और वो बता भी दिया है सवाल कि बढ़कर बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब बात आती है कितना इसमें सुक्रोज ऐड किया होगा जिससे कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा। तो यार हमने निकाला कितना 122 ग्राम, यानी 122 ग्राम यदि सुक्रोज ऐड किया जाए तो ऐसे में बॉइलिंग पॉइंट उसी सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट तो नहीं अब सॉल्यूशन बन चुका, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बच्चों? चलिए अब तुम लोग नोट कर लो, मैं अब यहाँ पे दूसरा सवाल लिख दे रहा हूँ और आप लोग उसको खुद से फिर वीडियो पॉज करके सॉल्व करोगे। नेक्स्ट देखिए यार दो सवाल आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है ना। पहले ये वाला सॉल्व करना फिर ये वाला सॉल्व करना, ठीक। देखिए यार इस टॉपिक पे सवाल जो आता है ना यार बहुत ही मतलब इजी टाइप का आता है। हाँ जब वैंड्स ऑफ फैक्टर पढ़ा देंगे तब इस तरह के क्वेश्चन हम लोग को फिर से करना पड़ेगा, ठीक। अभी मैं वैंड्स ऑफ फैक्टर नहीं पढ़ाया, आगे वैंड्स ऑफ फैक्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस पर फिर मिक्स्ड प्रॉब्लम जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है वो अपने को फिर से करना है, ठीक। तो इसलिए अभी मैं बस सिंपली इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम आता है वो किस किस तरह का आता है यार वो मैं सारा वेराइटीज करवा दे रहा हूँ। तो सवाल चलो यार पढ़ते पहले ये सवाल करना, उसके बाद ये बाद में आपको करना है। सवाल क्या है, वाई ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मास m, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है y और मॉलिक्यूलर मास कितना है कैपिटल M, इज डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब यहाँ पे देखो यार डिसॉल्व किस में किया जा रहा है, बेंजीन में किया जा रहा है, यानी यहाँ सॉल्वेंट क्या है बेंजीन है। आगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, अब यहाँ पर देखिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का मतलब क्या दिया हुआ है, ये Kb का वैल्यू दिया है और Kb का वैल्यू क्या है दिया Kb दिया है, ठीक। और यहाँ पे देखना सॉल्वेंट बेंजीन है ना तो इसलिए सॉल्वेंट का Kb आपको मिलेगा दिया हुआ, जो सॉल्वेंट का उसका। इससे पहले वाटर था सॉल्वेंट तो वाटर का Kb वैल्यू दिया था, यहाँ सॉल्वेंट बेंजीन है तो बेंजीन का Kb वैल्यू दिया हुआ, ठीक। बहुत बार यार सवाल में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी लिखता है, एक ही सवाल में आपको लेगा Kb फॉर, इसमें तो चलो यार नहीं है, Kb फॉर वाटर इज दिस एंड Kb फॉर बेंजीन इज दिस, ठीक है। मान लो यार यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है कोई बात नहीं, मान लो ऐसा सवाल आगे मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो यार ऐसा 0.7 ऐसा मिलता है कहीं आपको, ठीक। तो यार मान लो यार एक साथ 2-3 वैल्यू आपका Kb का दिया हुआ है तो आपको ये देखना है कि जो सॉल्यूशन जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग आपको फिर Kb का वैल्यू लेना पड़ेगा। पता चला सॉल्वेंट बेंजीन है और आपको दोनों वैल्यू देके कंफ्यूज कर दिया और आपको आदत है वाटर का Kb वैल्यू लेने का, तो आप वाटर का Kb वैल्यू पुट करके बना दिए, सवाल हो जाएगा गलत। इसलिए जब भी एक से ज़्यादा यदि Kb का वैल्यू दिखे तो थोड़ा ध्यान में रखना कि जो क्वेश्चन में सॉल्वेंट है ना उस सॉल्वेंट का Kb वैल्यू पुट करना होता है, क्योंकि Kb जो होता है ना वो सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है, ठीक। तो फिलहाल यहाँ पे बेंजीन है सॉल्वेंट और बेंजीन का जो एलिवेशन कांस्टेंट है वो Kb दिया हुआ ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन बाय, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, डेल्टा T भी निकालना है। सवाल यार बहुत ईजी हो गया, देख रहे हो चुटकी में बन जाएगा। देख यहाँ पे मोलैलिटी का मतलब क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा फार्मूला लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या है वेट ऑफ, सॉरी यार वेट नहीं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन में मॉलिकुलर वेट ऑफ, सॉरी यार वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक। यही होता है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे मैं क्या लिखूँगा Kb इंटू, इधर मिटा देता हूँ यार, चलो देखो Kb इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे क्या लिखूँगा y अपॉन, देख वेट बाय मॉलिकुलर वेट होता है ना, वेट सॉल्यूट का कितना y और मॉलिकुलर वेट कितना अपने को लेना है सॉल्यूट का कैपिटल है, तो ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या रखना है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 250 ग्राम बेंजीन। देखिए 250 को मैं 0.25 लिख दूँ, सॉल्वेंट का मास 250 ग्राम है, Kg में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने 0.25 हो गया यार, मोलैलिटी भी आ गया, Kb भी आ गया, डेल्टा Tb का वैल्यू क्या था, अच्छा डेल्टा Tb तो निकालना है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन बाय, एलिवेशन डेल्टा Tb का वैल्यू निकालना है, तो यही हो जाएगा आंसर। आंसर में क्या लिख सकता हूँ Kb इंटू वाई अपॉन में m इंटू 0.25, यही हो गया आंसर। क्लियर, बहुत इजी था ना, उम्मीद है यार तुम लोग से भी बन ही गया होगा सभी बच्चे से, ठीक। तो चलिए यार ये बन गया तो अब ये वाला ही बना दो, ये भी कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी सवाल है। तो चलो यार आप लोग वीडियो पॉज करके यार ये वाला सवाल अब ट्राई करो।
चलो यार देखो अब इधर, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर H2O इज 0.52 केल्विन केसी पर मोल। केबी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है, और किसके लिए दिया है केबी का वैल्यू? फॉर वाटर, मतलब सॉल्वेंट क्या है यहाँ? वाटर। वाटर के लिए दिया है केबी का वैल्यू 0.52। आगे सवाल क्या है? द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द एलिवेशन कॉस्ट इन द बॉइलिंग पॉइंट वाटर बाय डिसॉल्विंग 0.25 मोल ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्वेंट का भी मास दिया है 250 ग्राम विल बी। सवाल बहुत ईजी है, आपको फिर से क्या बताना? एलिवेशन कॉस्ट, यानी कितना एलिवेशन हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, यही बताना है आपको। तो यार बताने दोगे तुम लोग? करो यार खुद से जल्दी से फिर से। डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के बी इंटू मोलैलिटी। देखिए मैं मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी दिया है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना? 0.25 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। 250 का मतलब कितना? 0.25। यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट देखिए, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है 0.25। अब के बी का वैल्यू भी यार मैं पुट कर ही देता हूँ यहाँ पे 0.52। ठीक है ना यार, दिख रहा है ना यार तुम लोग को? 0.52। चल तो अच्छा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक क्लियर। तो यहाँ पर 0.25 उड़ गया, यहाँ पे क्या बचा? 0.52। ठीक, तो इस तरह से यार डेल्टा टीबी का वैल्यू यहाँ भी निकल आया। देख तो बहुत इजी सवाल है, तुम लोग से भी यार बन गया होगा। तो इस तरह से यार इसी तरह आपको यार सिंपल प्रॉब्लम दिखेगा इस टॉपिक पे बेस, और इस पे और हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन फिर पॉइंट्स ऑफ फैक्टर पढ़ने के बाद। अभी के लिए यार मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे यही आपको सवाल था, कुछ और सवाल आपको मैं दे दूंगा। ठीक, तो यार चलो आप लोग यार नोट कर लो। अब हम लोग फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे चलेंगे। ठीक, तो आप लोग यार इसे नोट कर लो। तो चलो यार एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यार अपन लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यार हेडिंग जल्दी से डाल लो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहली बात यार मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, यदि आप किसी बुक से देखोगे तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है। ठीक, इसलिए यार थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक, और YouTube पे भी बहुत सारे आप लेक्चर ढूंढ लोगे, लेकिन खोज कर थक जाओगे, आपको सही से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसलिए यार थोड़ा ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले यार एक चीज तो यार क्लियर है, जैसे हम जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते थे, जब हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट था, उस प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते थे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था, और बढ़ जाता था इसलिए वहां टर्म यूज करते थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी प्योर सॉल्वेंट में हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसलिए हम वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यूज करते हैं। अब यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट के साथ क्या टर्म यूज किया गया? डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या हो जाता है? कमी आना। ठीक, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है? कमी आ जाता है। कब? अगेन यहाँ पे भी वही केस, जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्यूट में ऐड किया जाएगा तब। मतलब जब कभी हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को यदि किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो ऐसे में क्या हो जाएगा? उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, और इसी को हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? बोलो हाँ ना। नहीं समझ आया होगा, अभी कुछ नहीं समझ आया होगा। ठीक, अब हम लोग समझेंगे कि होता क्या है एक्चुअली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम लोग थोड़ा फील करेंगे, इमेजिन करेंगे। ठीक, तो यार चलो अब आप लोग यार उस इमेजिनेशन की दुनिया में खोने के लिए रेडी हो जाओ। सबसे पहले यार आप लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन समझना पड़ेगा। जैसा कि हमने बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन समझा था, उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन समझना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट को हमने किस तरह से डिफाइन किया था? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, यही था। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते थे? फ्रीजिंग पॉइंट का थोड़ा डेफिनेशन थोड़ा अलग तरीके से। ठीक, फ्रीज का मतलब क्या होता है? लिक्विड को सॉलिड में ले जाना, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। और फ्रीजिंग में क्या होता है? लिक्विड को सॉलिड में लाना है। तो यार फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस फ्रीजेज, नहीं ठीक है ना, वो बच्चों वाला डेफिनेशन गया। टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस फ्रीजेज इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। उस तरह से अपना डिफाइन नहीं करना है। साइंटिफिकली हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो देखो यार फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डिफाइन करते हैं द टेम्परेचर एट विच, अब यहां पे ध्यान देना, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन, यहां पे मैं कर देता हूं वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन becomes equal to the vapor pressure of
प्योर सॉलिड सॉल्वेंट, अब यहाँ पे ध्यान देना, प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। थोड़ा यार देखो यार, आप लोग पहले नहीं पढ़ा होगा अभी कुछ भी, ठीक। तो चलो यार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ फिर से। कंटेनर क्लोज है यार, इसमें क्या भरा हुआ है, ये क्या दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है पानी, ये है पानी, ठीक। हमको क्या करना, फ्रीज करना। फ्रीज का मतलब क्या है, इस लिक्विड वाटर को कन्वर्ट करना है सॉलिड में। लिक्विड वाटर जो भी हो, ये जो भी लिक्विड है उसको हमको कन्वर्ट करना है सॉलिड फॉर्म में। तो सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, अपने को टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। क्लियर। चल अब यहाँ पे आप लोग को बताना है थोड़ा कि इसका पहले मतलब डेफिनेशन, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब समझ लेते हैं यार, एग्जैक्ट मतलब क्या है फ्रीजिंग पॉइंट का। क्या लिखा गया, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। अब यहाँ पे यार इस टर्म से थोड़ा आप लोग यार कंफ्यूज्ड हो गए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट, यदि मान लो यार मैं यहाँ पे वाटर ले लूँ तो वाटर का सॉलिड का फॉर्म क्या होता है, आइस होता है। अब बात आता है कि सर आपने वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट तो केवल लिक्विड के लिए बताया था, आपने तो कभी बोला ही नहीं था कि सॉलिड भी वेपराइज होता है, कि सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है कुछ। ऐसा तो हमने अभी तक नहीं बताया था। अभी तक तो यार हमने आपको यही बताया था कि वेपर प्रेशर केवल लिक्विड के केस में ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पे सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। तो यार देखो जरा सोचो यार तुम लोग भी खुद से, मान ले यार हम लिक्विड को कन्वर्ट करके आइस बना दिए, क्या आइस का वेपर नहीं बनता है, बनता है या नहीं बनता, थोड़ा तुम लोग सोचो। तुम यदि किसी बर्तन में यदि आइस रखे हो तो उसका वेपर तुम्हें, और उसके ऊपर मान लो यार तुमको कवर ढक्कन रख दिया, ठीक है ना, ढक दिया उसको किसी प्लेट से, तो क्या उसके ऊपर तुम्हें वेपर ऑब्जर्व नहीं होता है, होता है या नहीं होता है, होता है ना, बिल्कुल होता है। आइस भी वेपर में जाता है, मतलब आइस का भी वेपर बनता है, और यदि उसका वेपर बन रहा है तो उसके द्वारा भी कुछ वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं। पहले तो यार ये चीज डाउट अपना कि देखिए यार मैं बताया था कि जनरली सॉलिड क्या होता है, मतलब नॉन वोलेटाइल होता है, लेकिन क्या वाटर का यदि मैं सॉलिड फॉर्म लूँ आइस, तो क्या आइस भी नॉन वोलेटाइल होता है, क्या आइस वेपराइज नहीं करता है, आइस वेपराइज करता है, आइस वेपर फॉर्म करता है, भले ही वो सॉलिड है। तो इसलिए हर सॉलिड के लिए स्टेटमेंट देना गलत हो जाएगा कि कोई भी सॉलिड की हम बात करें वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर को, ना, हर सॉलिड नॉन वोलेटाइल नहीं होता। आइस की बात करूं तो वो वोलेटाइल होता है, वेपर फॉर्म करता है, और यदि वेपर फॉर्म कर रहा है तो उसका वेपर प्रेशर भी होगा कुछ अपना। हाँ एक चीज है यार, यदि मैं सॉलिड के वेपर प्रेशर की फॉर्म की बात करूं तो बहुत ही कम होगा। आइस बहुत कम वेपर बनाएगा ना सॉलिड फॉर्म में, इसलिए उसके मॉलिक्यूल जल्दी से एस्केप नहीं करके भागेंगे। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए लिक्विड के पार्टिकल्स बहुत तेजी से भागते हैं। तो इसलिए लिक्विड के केस में वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व होगा, और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बहुत ही कम ऑब्जर्व होगा। क्लियर है ये चीज। तो अब बात आती है यार फ्रीजिंग पॉइंट कब कहेंगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए किसके, सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के। अब खुद ही सोचो यार, लिक्विड को यदि हमें सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का इक्वल करना है, मतलब पहले लिक्विड का, तुम जरा ध्यान से सुनना यार तुम लोग, यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर की बात है, और यहाँ पे वेपर प्रेशर किसका, प्योर सॉल्वेंट का है। तो पहले वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन को इक्वल कर देना है किसके, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का। तो अब तुम ही लोग बताओ, लिक्विड का यदि वेपर प्रेशर को मुझे इस सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का इक्वल करना है, तो इसके लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा कि ज़्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है, क्लियर है ये चीज़, क्लियर है ना। तो इसलिए यार याद रखना, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लो टेम्परेचर पे होता है, मतलब टेम्परेचर अपने को रिड्यूस करना पड़ता है, तो इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट लोअर टेम्परेचर पे आपको ऑब्जर्व होगा। ठीक, तो ये चीज़ तो यार क्लियर हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कह देंगे। फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्लियर है, उम्मीद है आप लोग को फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब तो नहीं समझे हम, आप लोग समझे क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अभी तक तो नहीं समझे। अभी हम लोग क्या समझ रहे थे, फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन समझ रहे थे। अब हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझेंगे। यार थोड़ा आप लोग इधर ध्यान से सुनना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए मान लें हमारे पास ये लिक्विड है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अपने को ऐड कर सॉल्यूशन बनाना ना, तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जब हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे। खुद सोचना है थोड़ा ध्यान से यहाँ पे, तभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आएगा एकदम। यार यहाँ पे ध्यान से आप लोग ध्यान दो। मान ली यहाँ पे मैंने यार नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया,
जैसे ही मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूंगा तो होगा क्या, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में आ जाएंगे, यही होगा ना। सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या हो गए, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में आ जाएंगे। और यदि ऐसा होता है तो अब सोचो जरा, हमको सॉल्यूशन को क्या कराना, फ्रीज कराना है। यदि हम सॉल्यूशन को फ्रीज कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उसको पास पास लाना पड़ेगा। यदि सॉल्यूशन को हम फ्रीज कराना चाहते हैं, लिक्विड को फ्रीज कराना चाहते हैं, तो मॉलिक्यूल को पास पास लाना पड़ेगा जो दूर दूर है। लेकिन यहाँ पे हुआ कि जैसे मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में आ गए, और ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या नॉन वोलेटाइल, ये तो फ्रीज नहीं करेगा। हमको सॉल्यूट जो सॉल्वेंट पड़ा था उसको फ्रीज कराना था, उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना था। तो अब तुम लोग मुझे बताओ, इस सॉल्यूट के आ जाने से इसका फ्रीजिंग डिफिकल्ट हो गया या और ईजी हो गया? फिर मैं क्या बोलूंगा, ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बीच बीच में आ गया ना, टपक गया, इसके वजह से फ्रीजिंग डिफिकल्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अब यदि मान ले यार यहाँ पे एक वाटर के पार्टिकल्स थे, यहाँ पे वाटर और यहाँ पे मैं, ये सॉल्यूट पार्टिकल जो है ना, एक यहाँ पे वाटर का पार्टिकल था सॉल्वेंट का, यहाँ पे भी सॉल्वेंट था, और इसके बीच में ये सॉल्यूट आ गया। तो तुम ही लोग मुझे बताओ यार, ये दोनों के बीच का इंटरेक्शन, यदि यहाँ पे जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो वाटर के पार्टिकल्स है, इस दोनों के बीच में इस सॉल्यूट के आ जाने से इनके बीच इंटरेक्शन कम हो गया कि बढ़ गया? खुद बताओ यार जरा सोच के। ये सॉल्यूट है, जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में आ गया तो इन दोनों सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दिया पहले से। क्लियर है ये चीज? यदि अट्रैक्शन को यहाँ पे दोनों सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन कम कर दिया, तो अब आप लोग बताइए यार, हमको तो यार फ्रीज कराना है, किसी भी तरह कुछ भी हो जाए हमको तो यार फ्रीज कराना है। तो अब फ्रीज कराने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या ऑप्शन बचता है? आपके पास एक ही चीज है आपके हाथ में अभी, क्या है? टेम्परेचर। तो अब आप क्या करोगे, टेम्परेचर को कम करना स्टार्ट करोगे। समझना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। आप क्या करोगे, टेम्परेचर को कम करना स्टार्ट करोगे। जैसे टेम्परेचर को कम करोगे होगा क्या, ये लिक्विड के पार्टिकल्स और क्लोज आएंगे। मतलब तुम जितना टेम्परेचर को कम करोगे उतना ये लिक्विड के पार्टिकल्स मतलब क्लोज आने लगेंगे। और एक ऐसा टेम्परेचर होगा जब क्या होगा, ये लिक्विड के पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज आकर फ्रीज कर जाएगा, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सॉलिड पार्टिकल अपना अलग हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट, यदि कभी किसी लिक्विड सॉल्यूशन में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो ऐसे में क्या होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं। अब उन्हें हमें दोबारा पास लाना है फ्रीज कराने के लिए, तो ऐसे में हमें टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा। और यदि टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो रहा है सॉल्यूशन का। अब देखिए यहाँ पे भी फ्रीजिंग पॉइंट दो तरह का फ्रीजिंग पॉइंट का बात हो रहा है। एक जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं किए थे, और एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद। दोनों में चेंजेस क्या ऑब्जर्व हो रहा है इस चीज को? जब हमने सॉल्यूट ऐड नहीं किया था, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं था, ये सब जब नहीं था तो केवल सॉल्वेंट पड़ा था, किसी टेम्परेचर T0 पे मान ले यार वो फ्रीज कर जा रहा था, सॉल्वेंट फ्रीज कर गया T0 टेम्परेचर पे। लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए तो क्या हो गया, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स दूर हो गए। ये दूर हो गए तो उनको पास लाने के लिए टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा। और जैसे टेम्परेचर को कम किए तो क्या हो गया यार बच्चों, क्या हो गया, टेम्परेचर कम किए तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या बोलूंगा मैं, लो हो गया। और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं वो सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद की बात है ना। तो ऐसे में हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, और उसे डिनोट करेंगे T0F से। अब आप लोग के लिए सवाल, ये T0 क्या था, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ये T0F किसका है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप लोग बताइए यार दोनों में से कौन वैल्यू बड़ा है, कौन सा वैल्यू बड़ा है बताओ? मैं क्या बोलूंगा, T0 वैल्यू जो है वो बड़ा है। और ये क्या है, सॉल्यूशन का, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये T0 जो है ना वो प्योर सॉल्वेंट के लिए है, लिक्विड सॉल्वेंट या सॉल्वेंट, ठीक है ना, प्योर सॉल्वेंट के लिए। और ये T0F किसके लिए, फॉर सॉल्यूशन के लिए, ठीक। तो यदि मैं यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व करूँ डेल्टा TF, तो यार तुम ही लोग बताओ क्या होगा, हमेशा डेल्टा TF वैल्यू पॉजिटिव होता है यार, एक चीज़ तो ध्यान में रखना, हमेशा डेल्टा TF क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता डेल्टा TF, ठीक। तो डेल्टा TF के लिए क्या होगा, हमेशा फिर से बड़ा माइनस छोटा करना पड़ेगा। अब बड़ा वैल्यू किसका आएगा, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो याद रखना यार, अब देखिए किसका ज़्यादा, मैं बोलूँगा प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम। क्यों कम हुआ समझ में आया? क्योंकि जब सॉल्यूशन की हम बात करेंगे तो वहाँ सॉल्यूट आ चुका है, और जैसे ही सॉल्यूट आ गया है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स दूर हो चुके हैं। अब उसको पास लाने के लिए टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट भी कम।
तो इसलिए सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा, इसलिए डेल्टा टी एफ जब भी लिखना होगा तो टी नॉट माइनस टी एफ लिखेंगे। क्लियर है? क्लियर है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे ऑब्जर्व होता है और क्यों होता है? चलो उम्मीद है ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और ये क्यों ऑब्जर्व होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने दे दिया। अब यहाँ पे फिर से डेल्टा टी एफ के लिए एक्सप्रेशन अपने को लिखना पड़ेगा। तो डेल्टा टी एफ के लिए एक्सप्रेशन यार फिर से बिल्कुल सेम जो लास्ट क्लास में बताए थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केस में, डेल्टा टी एफ अगेन मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यदि मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे आता है के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक, अब यहाँ पे के एफ का नाम क्या था, मैं यार इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं टी नॉट एफ लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, टी नॉट का मतलब प्योर वाटर का ये, ठीक है ना। यहाँ पे भी यहाँ पे अरे यार थोड़ा देखो, थोड़ा समझना यार तुम लोग, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना यार, इस चीज़ को थोड़ा तुम लोग समझना। चलो इधर का मैं मिटा देता हूँ। इसी चीज़ को भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मैं उस तरह से भी समझा सकता था जो मैंने डेफिनेशन लिखा था। एक तो यार मैं लॉजिकल वे में इस तरह समझा दिया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों हुआ। ठीक है ना, क्योंकि यार सॉल्यूट के आ जाने से सॉल्वेंट के पार्टिकल दूर जा चुके, उनको पास लाने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, किसका, सॉल्यूशन का। यदि सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम करना पड़ रहा है इसका मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी कम है। क्लियर? यदि मैं इसको डेफिनेशन वाइज जाऊं, जैसे मैंने फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखा था, डेफिनेशन क्या लिखा था कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट, लिखा था ना। अब खुद ही सोचो यार, लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमको किसके इक्वल करना, प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल करना है। तो लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उस सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल कब होगा, जब टेम्परेचर कम करेंगे या ज्यादा करेंगे। यार तुम लोग बताओ क्या करना होगा अपने को, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार प्योर सॉलिड सॉल्वेंट का देखें तो वेपर प्रेशर ऑलरेडी यार बहुत कम है, और यदि वेपर प्रेशर और प्योर सॉलिड सॉल्वेंट बहुत कम है तो सॉल्यूशन का भी वेपर टेम्परेचर को कम करके उसका वेपर प्रेशर कम करना पड़ेगा। और जब इस लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब वहां पे फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ना? तो यार इस तरह से भी मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझ सकता था। तो अब यार एक्सप्रेशन की बात है तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो गया, के एफ इंटू मोलैलिटी। और के एफ क्या होता है, लिख देता हूँ यार मैं यहाँ पे के एफ इंटू मोलैलिटी। के एफ को हम लोग अगेन दो नाम देते हैं, एक तो मोलल डिप्रेशन को, वहाँ था मोलल। देखिए यार सब कुछ मैं रिलेट करता हुआ चल रहा हूँ, बिल्कुल यार हर एक चीज़ सिमिलर है। ठीक है ना, जैसे ये डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ये सब एक्सपेरिमेंटली आया। मतलब आप मत पूछो यार कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया। एक्सपेरिमेंट किया गया, बार बार किया गया, और ये ऑब्जर्व किया गया कि जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। तो ऐसे में वहाँ से एक मतलब कि क्या बोलेंगे एक्सप्रेशन लिख दिया गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसी का नाम क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसलिए यार कभी कभी क्या होता है, ये डेल्टा टी एफ को मेजर करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है ना उसको क्रायोस्कोपिक मेथड भी कहा जाता है। ठीक है ना, कहीं कहीं आपको हो सकता है यार दिख जाए, कंफ्यूज ना होना आप लोग। यदि कहीं आप लोगों को क्रायोस्कोपिक मेथड दिख गया इसका मतलब वो डेल्टा टी एफ को मेजर करने का मेथड बताया जा रहा है। ठीक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, कहीं कहीं आपको मिलेगा ये चीज़। क्रायोस्कोपिक मेथड क्या होता है, मेथड यूज टू डिटरमाइन के एफ, डेल्टा टी एफ, टू डिटरमाइन डेल्टा टी एफ। यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं उसे क्रायोस्कोपिक मेथड कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से इब्यूलियोस्कोपिक मेथड क्या हो जाएगा, तो डेल्टा टीबी को मेजर करने के लिए जो मेथड यूज करेंगे उसको इब्यूलियोस्कोपिक मेथड कह देते हैं। क्लियर है? चल, तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ ही क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। यही क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। बाकी के एफ को तो लिख दिए, एम क्या, मोलैलिटी। अगेन अब के एफ को यदि डिफाइन करने आए देखिए बिल्कुल सब कुछ सिमिलर है उसी की तरह। फिर आपको नोट्स में हर एक चीज़ का डेफिनेशन मिल जाएगा।
केएफ को यदि डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, तो बताए थे यार, केएफ के साइड जो जो चीज़ दिख रहा है आप उसको 1 बना दो, मतलब यहाँ आपको क्या करना, मोलैलिटी को 1 बना देना। यदि मोलैलिटी 1 बना दोगे तो यार खुद ही बताओ मोलैलिटी 1 का मतलब क्या है, 1 मोल सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मतलब है 1 मोल सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो केएफ को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, इट इज द, और केएफ इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट्स इट। क्या बोला, समझ में आया? केएफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये पहला लाइन याद रखना यार। केएफ क्या है, इट इज द, अरे यार तुम लोग थोड़ा लिखते चलना, ठीक है ना, नोट्स अपने वे में, मैं यहाँ पे सब कुछ सिस्टमेटिक से बताते चल रहा हूँ। इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent। अब यहाँ पे तो थोड़ा यार फिर से फील कर लो यार, इस चीज़ को समझ लो। मतलब क्या है, मान लो यार हमारे पास 1 मोल सॉल्यूट है, उस 1 मोल सॉल्यूट को हमने 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया। यदि 1 मोल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया तो यार तुम ही बताओ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिप्रेशन होगा ना, डिप्रेस होगा ना, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट जितने से भी कम हो, कब, जब 1 मोल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तब। तो जो भी डिप्रेशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में उसी को हम लोग केएफ कह देते हैं। क्लियर है ये चीज़, क्लियर है ना? चलिए यार, तो इस तरह से यार केएफ को भी हमने डिफाइन कर लिया, ठीक। तो इस तरह से यार आप लोग इतना नोट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद यार आता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को भी ग्राफ से समझा था, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी एक बार ग्राफ से समझेंगे, ठीक। तो आप लोग यार ये चीज़ नोट कर लो, और वो जो ग्राफ वाला पार्ट है वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है ना। अभी यार थोड़ा मूड थोड़ा आज अच्छा नहीं है, इसलिए यार वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोनों चीज़ यार कवर कर लेंगे, जिसमें हम लोग एक तो कॉन्सेप्ट जो फ्रीजिंग पॉइंट का बचा हुआ है वो चीज़, और साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे वो भी हम लोग एक ही लेक्चर में, अगले लेक्चर में वो फिनिश कर देंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर अपने पास यार एक ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी हम लोग यार एक दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है ना। उसका भी कोई बहुत बड़ा मतलब थ्योरी ज़्यादा नहीं है ऑस्मोटिक प्रेशर का भी, हाँ। और फिर वैंड्स ऑफ फैक्टर के लिए 1 से 2 दिन लगेगा, 3-4 लेक्चर कम से कम, और थोड़ा आप लोग पेशेंस बनाए रखो यार, 4 लेक्चर में यार खत्म कर देंगे, ठीक। बाकी लेकिन यार जितना पढ़ाया जा रहा है आप लोग यार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन इस चैप्टर से यार नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है, लेकिन उसके लिए आप लोग नोट्स में और जितना भी हम क्वेश्चन यहाँ करवा रहे हैं ना उसको आप अच्छे से कर लो, और उसके बाद जो सीट और जो असाइनमेंट आपको देते हैं ना उसका क्वेश्चन आप लोग यार जरूर किया करो, ठीक। उसके बाद यार बाहर से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बस आप यार प्रीवियस ईयर का कोई भी ईयर का क्वेश्चन उठाओ, कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ, IIT नीट जेईई जो मिलता है क्वेश्चन उठाओ और बनाओ, और देखो यार बिंदास बनेगा, ठीक। तो चलिए यार अभी वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इस पे बेस्ड हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो अभी के लिए यार वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।